नमस्कार प्यारे बच्चों। आज फिर मैं आपको नया वीडियो जिसमें कल का बचा हुआ भाग, कल अपन ने देखा था पिछले वीडियो में नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता और मोललता, चारों की परिभाषाएं देखी थी। अणु भार कैसे निकालते हैं, सूत्र भार कैसे निकालते हैं और तुल्यांकी भार, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये सब आपको पिछले वीडियो में क्लियर थे। आज इसी यूनिट में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आयतनात्मक विश्लेषण में कुछ टॉपिक जो बचे हैं वो मैं क्लियर कराऊंगा आपको। सबसे पहले आज मैं हेडिंग डाल रहा हूँ मोल प्रभाज। इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं देखिए। मोल प्रभाज को आप इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज हम किसे कहेंगे, तो इसके लिए अगर आप फार्मूला बनाना चाहें तो देखिए, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या अपॉन बटे में आपको क्या लिखना है, विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या। तो संपूर्ण मोल कौन कौन से होंगे, विलयन है तो एक तो विलेय और एक विलायक, दोनों को प्लस करना, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। मोल फ्रैक्शन आप किसे कहेंगे, मोल प्रभाज। तो कोई सॉल्यूशन है आपका, विलयन है, उसमें एक तो क्या होगा आपका विलेय मीन्स सॉल्यूट, और एक होगा आपका उसमें विलायक जिसको आप बोलेंगे सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हम कैसे बनाएं, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की, संपूर्ण बोल रहा हूं देखिए, विलेय और विलायक संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। ये सॉल्यूशन है, विलयन है, उसमें उपस्थित विलेय, ऊपर एक चीज रखना, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को, जिसे रेशियो बोलते हैं आप, उसे कहेंगे मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज में दो चीजें मिलेगी आपको, एक विलेय और एक विलायक। विलेय को आप क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और विलायक को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। अब अगर आपसे पूछा गया विलेय का मोल प्रभाज बताना आपको, तो फिर इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, विलेय का, सिर्फ विलेय की बात कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर विलेय का मोल प्रभाज आपसे पूछे तो ऊपर क्या चला जाएगा, विलेय के, सिर्फ विलेय ऊपर रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो होगा विलेय के मोलों की संख्या। अपॉन में क्या लिखेंगे, पूरा वही हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये किसके लिए फार्मूला बनेगा, कब, जब आपसे न्यूमेरिकल में क्या दिया हो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, पहले आप फार्मूला देख लो। अगर इसी को हमें शॉर्ट में लिखना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिनोटेड बाय XB। विलेय के मोल प्रभाज को हम किससे दर्शाएंगे, XB से। अच्छा, विलेय के मोलों की संख्या को हमने क्या मान लिया, N1, फिर विलेय N1 और विलायक को क्या मान लिया, N2। ये इसी का शॉर्ट फार्मूला है। कब अप्लाई करेंगे, जब आपसे एग्जाम में पूछा है क्या कैलकुलेट करना, विलेय का मोल प्रभाज। अब यदि विलायक का मोल प्रभाज पूछा जाए तो विलायक का मोल प्रभाज में XA = N2 by N1 plus N2, ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज और ये विलायक का। अब मैं विलायक का मोल प्रभाज को भी पूरा लिख सकता था, कैसे, यहाँ पर N2 ऊपर है, N2 ऊपर है मतलब आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ कौन ऊपर था, सॉल्यूट, विलेय ऊपर था, और यहाँ कौन होगा ऊपर, विलायक, और नीचे दोनों ही रहेंगे, N1 plus N2। तो ये दो फार्मूले आपको तैयार करना है, ये विलेय के मोल प्रभाज के लिए और ये विलायक के मोल प्रभाज। इसमें एक ऑब्जेक्टिव और बनता है, मोल प्रभाज की वैल्यू
इसका मान कभी भी 1 से अधिक नहीं आता है। मोल प्रभाज का जो कोई सा भी न्यूमेरिकल दिया हो, आंसर हमेशा 1 होगा या फिर 1 से कम होगा। ये ट्रिक बना लो, जैसे ऑप्शन में 4 3 2 1 दे रखा, हमने 1 पर ट्रिक लगा दी, क्योंकि फिक्स है कि इसका मान कभी भी 1 से ऊपर नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आपसे इसकी यूनिट पूछे, मोल प्रभाज की इकाई बताइए, तो मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती, यूनिट लेस होता है। मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती। ये तो 3 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ के लिए, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन किसे कहेंगे? विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मौलिक संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मौलिक संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के लिए फार्मूला याद रखना, इसका मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा और मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है। ये 3 ऑब्जेक्टिव हमें इसमें तैयार करना है। अब अगर न्यूमेरिकल आ जाते हैं इससे रिलेटेड, मोल फ्रैक्शन से, तो फिर आप कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन मैं आपको यहां करके बता रहा हूं। देखिए 4 ग्राम कुछ भी ले लिया हमने, सॉलिड का ले लिया मैंने, वापस से NaOH ले लिया। 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन को किसमें 90 ग्राम वाटर में डिजॉल्व कर दिया। 4 ग्राम कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। विलेय का मोल प्रभाज बताना, विलेय के मोल प्रभाज की गणना करना है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए यहां हमसे क्या पूछा गया? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल प्रभाज की। अब फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, XV इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये फार्मूला लगेगा। अगर विलायक का पूछते तो N2 चला जाता ऊपर और N1 और N2 दोनों रह जाते नीचे, लेकिन चूंकि अभी विलेय का पूछा है इसलिए N1 को ऊपर ले जाना। अब सॉल्व करें, हम इसे हल करें, इसको आंसर क्या आएगा देखिए। पहले मैं एक डिटेल तरीका बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट में बता दूंगा। हमसे विलेय का मोल प्रभाज पूछा, देखिए इसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या। अभी अपन ने लिखा था विलेय के मोलों की संख्या, मतलब N1, और नीचे मैंने क्या लिखा था? विलेय, सॉल्यूट भी लिखा यहाँ पर, और मैंने लिखा सॉल्वेंट के मोलों की संख्या। इसी को अगर हम शॉर्ट में बनाए तो कैसे बन जाएगा? XV इक्वल्स टू N1 और N2। लेकिन आप लोग क्या गलती करते हो, यहाँ पर N1 की जगह ये वैल्यू पुटअप कर देते हो 4 और N2 की जगह आप लोग रख देते हो 90 और सब गड़बड़ हो जाता है। आपको ये क्लियर रखना है यहाँ पर N1 क्या है। तो N1 का मैं मीनिंग बता दूं आपको। N1 का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या। N1 का मीनिंग क्या है यहाँ पर? विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे आप? तो इसके लिए फार्मूला बुक में दे रखा है N1 इक्वल्स टू W1 बाय M1। अब W क्या है यहाँ पर? तो कल आपको पिछले वीडियो में अपन ने देखा था W होता है विलेय का भार और M होता है विलेय का अणु भार। W की जगह क्या लिखा अपन ने? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ, वेट की जगह पे जाएगा सॉरी मॉलिक्यूलर वेट।
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दोनों सॉल्यूट ये देखिए ऊपर भार है और नीचे अणु भार है। अब हमारे पास क्या है, विलेय कौन है, NaOH। तो NaOH का भार कितना दे रखा आपको, 4 दे रखा। वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार हमें दे रखा है 4 और NaOH का अणु भार कितना होता है 40। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब मोलों की संख्या कितनी आ गई आप देखेंगे तो 0.1। N1 की जो वैल्यू है वो ये मिली आपको 0.1। कैसे मिली ये क्लियर है सभी को। अब N1 की वैल्यू तो मिल गई मेरे को, अब मेरे को क्या निकालना है, N2। तो N2 क्या होगा यहाँ पर, अभी N1 हमने विलेय बोला था तो N2 को क्या बोल देंगे आप, विलायक। विलायक के मोलों की संख्या, पहले विलेय के मोलों की संख्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये निकालना हो आपको। इसके लिए फार्मूला याद रखना, विलायक का क्या हो जाएगा, विलायक का भार और विलायक का ही क्या होगा, अणुभार। मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हम इसको क्या लिख सकते थे, W2/M2। अब देखिए आपको विलायक कौन है यहाँ पर, किस में घोला है आपने, जल में घोला हुआ, तो जल क्या होगा, सॉल्वेंट। अब जल का भार कितना दे रखा आपको 90 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का अणुभार कितना, जल का अणुभार नहीं दिया है, ये आपको याद रखना, ये कितना होता है 18। तो क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 5। अब अगर ये तरीके आपको पहले से ही पता हो तो हमारा जो इतना टाइम है वो खराब नहीं होगा, हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे। अब देखिए अगर ये चीज आपको पहले से ही पता होती तो मैं डायरेक्ट क्या कर देता, N1 N2। हमें ये पता है कि N1 क्या है यहाँ पर, W1/M1। W1 की जगह अपन ने क्या रखा था, 4/40, 1/10, 0.1 और N2 W2/M2। W2 कितना दे रखा है 90, 18, ये 5। अब वैल्यू पुटअप करना है आपको, तो 0.1, 0.1 और 5, तो कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 5.1। पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, 51, 0, फिर 0 और फिर 1। अप्रोक्सीमेटली आप देखा 0.01, ये आंसर आ गया। तो मोल फ्रैक्शन के जो न्यूमेरिकल है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मेरे को उम्मीद है कि इसके न्यूमेरिकल आपको क्लियर होंगे। अगर आपसे विलेय की जगह क्या पूछा जाता, विलायक के मोलों, इसी में विलेय का मोल प्रभाव भी पूछते तो विलेय का कितना आ गया ये। कभी कभी क्या करते हैं, विलेय और विलायक दोनों को ही पूछ लेते हैं और ऑर्डर में लिखा रहता है, रिस्पेक्टिवली ऑर्डर में, जैसे लिखा होता है 0.01 प्लस ये फर्स्ट ऑप्शन, फिर कुछ और इस तरह। तो अगर सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट भी कैलकुलेट करना होता तो आपको मैंने सिखा दिया, कौन चला जाएगा ऊपर, N2/N1 + N2। ये फार्मूला पुटअप का सेम है फार्मूला। देखिए सॉल्यूट को विलेय का मोल प्रभाव बताना था तो आपने N1 को ऊपर लिखा था, यदि विलायक आपको बताना है तो आप क्या करोगे, N2 को ऊपर लिखें। अब वैल्यू तो वो की वही रहेगी, N2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 5, अब 5 चला जाएगा ऊपर, अपॉन में कितना है 0.1 और फिर आप क्या देख रहे हैं, फिर नीचे क्या लिखेंगे 5, तो क्या हो जाएगा 5/5.1। अब इसको भी हम डिवाइड करें तो कैसे, 0, यहाँ अभी भी नहीं आ रहा, आप देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वही पे ज्यादा हो जाएगा है ना, 9 सॉरी। तो आप देख रहे हैं 1 से कम है, मोल प्रभाव की वैल्यू हमेशा याद रखना 1 से ऊपर नहीं जाएगी।
तो विलेय और विलायक दोनों ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरा तरीका मोल फ्रैक्शन में कैसे पूछ सकते हैं आपसे, परसेंटेज वगैरह बना के पूछ लेते हैं। तो अगर परसेंटेज से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए एक न्यूमेरिकल में ऐसा भी आपको बता देता हूँ परसेंटेज, और अभी मैंने विलेय और विलायक सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों बता। अगर बहुत सारे डिसॉल्व करके दे दे तो हम कैसे बताएं, एक वो भी देख लो। इसमें एक एग्जांपल और बता रहा हूँ मैं आपको। सपोज करिए ये अपने बुक में दे रखा है 12 ग्राम वाटर है, सपोज करिए 100 ग्राम एसिटिक एसिड है, कुछ भी बदल के दे सकते हैं, और 92 ग्राम क्या दे दिया हमको, इथाइल अल्कोहल। क्या क्या दिया आपको, 12 ग्राम वाटर, 100 ग्राम एसिटिक एसिड और 92 ग्राम दे रखा है इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर आप देखें 3 सॉल्यूट हो गए आपके, N1, N2 और N3। इनको डिसॉल्व किया गया आपस में और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया, आपस में घोल लिया इनको और एक विलयन बन गया। अब आपसे पूछा गया N1 फाइंड करना है आपको, यहाँ जल के मोल प्रभाज की गणना करना है। अब रटना मत कि जल के, हो सके ये एसिटिक का पूछ लेते, एल्कोहल का और भी डिसॉल्व के, पर अभी सपोज करिए हमसे क्या पूछा, जल के मोल प्रभाज की गणना करना है। तो अब आपको इसका फार्मूला में बता चुका हूँ बहुत जल्दी से, अपन देखिए XB इक्वल्स टू, क्या पूछा आपसे N1, जो पूछेंगे उसको कहाँ लिख लेंगे, ऊपर, ये ध्यान रखिए। अच्छा ये मत सोचना ऊपर लिख लिया तब उसे हम नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे तो सब कुछ लिखना ही है। N1 प्लस N2 प्लस N3 और भी दिया होता दिन भर लिखते जाओ, लेकिन अभी हमसे N1 को फाइंड करना है तो N1 जो, अच्छा N2 कैलकुलेट करना होता तो N2 लिख देते, बाकी सेम कंडीशन। अब वैल्यू पुटअप करें इसमें, तो वैल्यू पुटअप ये मत कर देना N1 की जगह, कभी जल्दी जल्दी में एग्जाम में आप लोग घबरा जाते हैं 12 लिख देते हैं, यहाँ 100। तो क्या करना है, अब हमें ये पता है कि N1 क्या है, W1/M1, N2 क्या है, W2/M2, और N3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, W3/M3। अब W1 क्या है, ये मीनिंग आपको याद है, वेट ऑफ वाटर, जल का भार, और M1 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, जल का अणु भार। तो जल का भार तो आपको दिया रहेगा वहां पर, कितना दिया, 12, और ये 18 आपको याद रखना है कि जल का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। अब W2, ये दूसरा होगा हमारा एसिटिक अम्ल का भार कितना दे रखा है, वेट ऑफ एसिटिक एसिड 100, और मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना दे रखा है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये 60 होता है एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1.67। यहाँ देखिए अल्कोहल का भार कितना दे रखा है 92, और अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 46। अब 46 होता है तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2। अब 46 कैसे होता है ये मैं आपको अब टाइम खराब नहीं करूंगा, ये आप निकालना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कार्बन 12 होता है, 2 कार्बन प्लस हाइड्रोजन 6 बन जैसे ऑक्सीजन 16, सबको जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। अगर हमें ये मालूम है तो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई सा भी न्यूमेरिकल आया आप इजीली उसको कैलकुलेट कर देंगे। 0.67 ऊपर भी रहेगा और ये नीचे भी रहेगा, प्लस 1.67 प्लस 2, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आप कर सकते हैं 3 और 4 6 6 12 4.34, पॉइंट कैंसिल कर देंगे 6/7/434 अप्रोक्सीमेटली 0.1। तो आपको ये क्लियर होगा है कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी। ये मैंने 3 चीज़ों को मिक्स करने के बाद मोल फ्रैक्शन बताया आपको। अब एक और तरीका देखिए मोल फ्रैक्शन का, यहीं पर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 6% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इस तरह के क्वेश्चन बने तो आप क्या करें, देखिए
यूरिया दे रखा है, यूरिया के 6% विलियन में विलेय के मोल प्रभाज की गणना करो। इस तरह का देखिए, अभी अपन खुश हो रहे थे कि इतने ग्राम कुछ नहीं दिए। देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और किस में करना है? 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया का 6% विलियन है और उसमें आपको यूरिया के मोल फ्रैक्शन की गणना करना है। अगर ऐसा आता है तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। फिर से मैं वही फार्मूला लिखूंगा, देखिए N1 और N2। अब आप बताइए सॉल्यूट कौन है, विलेय कौन है? तो विलेय सबको समझ में आ रहा है, ये क्या होगा? अपना यूरिया, ये अपना सॉल्यूट है। तो N1 की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला नहीं भूलना है हमें, फार्मूला वही वापस देखिए। अब बोलो W कितना दे रखा है? W1 दे रखा है 6, लेकिन M1 कहीं दिया है तो M1 देते भी नहीं। आपको याद रखना यूरिया का अणु भार कितना होगा? 60। ये आपको अपनी मर्जी से याद रखना पड़ेगा। अब 60 होगा मतलब वैल्यू आ जाएगी 0.1। अब N2 कैसे? N2 कहीं दिया है क्या यहाँ पर? यूरिया के विलियन में। तो विलियन कब बनाते हैं? जब विलेय को काय में घोलते हैं? विलायक में। और याद रखना दुनिया का सर्वोत्तम जो विलायक है वो होता है जल, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपको मालूम है सार्वत्रिक विलायक कहते हैं किसको? पानी को। तो अपनी मर्जी से ही आपको मानना है कि यहाँ पर वाटर है। तो W2 क्या लिखूंगे? अब इनने दे रखा 6%, मतलब 100 में से 6 कम कर दो, तो W2 की जगह आ जाएगा 94। ये पानी हो गया। अब वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, 5 या 90, और 4 बच रहे हैं, ये लगभग कितना हो जाएगा? 5.2। अब वैल्यू पुटअप करना है आपको। तो आप देखेंगे आंसर क्या आ रहा है वापिस? लेस देन 1, 1 से कम आएगा। तो अगर इस तरह के परसेंटेज दिए हो तो वहाँ कंफ्यूज मत होना। आजकल इस तरह के मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल भी आने लग गए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आपको याद रखना यूरिया के 6% मतलब 94 पानी है और 6 यूरिया। ग्लूकोज के 8% होता तो आप समझ जाते, 92 कर देते। तो पानी को माइनस करना अपने इसमें से, जो सॉलिड दिया उसमें से। तो मोल फ्रैक्शन सभी को क्लियर है। अब मोल फ्रैक्शन छोड़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट आपको इसमें देखना है परसेंटेज। ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो वहाँ बड़े परेशान हो जाते हैं हम लोग। परसेंटेज को आप बोलते हैं प्रतिशतता या फिर परसेंटेज, सबको पता है ये बात। हम कहते हैं हमारा 20% काम पूरा हो गया, हमारा 10% हो गया, मतलब 100 टोटल 100 है। देखिए परसेंटेज। अब विलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंस 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी विलियन है उसमें विलेय की कितनी मात्रा है उसको आप बोल देंगे प्रतिशतता। किसी विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा 3%, मतलब 100 में 3, 5% दिया हो तो 5 में 100 में कितना हो जाएगा? 5। तो विलियन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा है उसी को आप क्या बोलेंगे? प्रतिशतता। अब प्रतिशतता 2 प्रकार की होती है जिस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। कि पहली होती है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन प्रतिशतता निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? विलेय का, अब आयतन दिया यहाँ पर तो क्या लिख देंगे? विलेय का आयतन ही लिख दो। और यहाँ पर विलायक नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? विलियन का आयतन। आयतन आप समझ गए, वॉल्यूम। ऊपर क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है। और ऊपर क्या लिखना था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। विलेय का आयतन
और विलियन का आयतन इंटू 100, ये फार्मूला बनेगा। किसके लिए? अगर आपसे पूछी गई आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आयतन प्रतिशतता नहीं पूछी हमसे, दूसरी पूछी क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान को याद रखना, भार भी बोलते हैं, इंग्लिश में मास बोलते हैं। अगर मास परसेंटेज पूछा तो सेम हो जाएगा, आयतन की जगह क्या हो जाएगा? विलेय का भार, और नीचे सेम रहेगा विलियन का भार इंटू 100। तो ये दो फार्मूले याद रखना है आपको परसेंटेज। अगर हमसे न्यूमेरिकल पूछे तो कैसे पूछ सकते हैं? कुछ तो सीधे निकल जाएंगे, लेकिन कभी कभार ये घुमा के पूछेंगे। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है। अब एक मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं आपको। ये 250 है, देखिए 250 मिलीलीटर विलियन है अपने पास। और सपोज करिए, या इसको आप वैसे भी बता सकते हैं, 10%, 10 मिलीलीटर होता तो क्या लग जाता? वॉल्यूम। अभी क्या बोला इन्होंने? 10 ग्राम। अब यहाँ पर 10 ग्राम विलेय है। कौन सा विलेय है मेरे को नहीं मालूम, नमक है, शक्कर है, पत्थर है, कुछ भी है। सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। और उसको मैंने घोला कितने में? 40 ग्राम विलायक में घोल दिया। विलायक आप समझ गए, सॉल्वेंट। 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 40 ग्राम सॉल्वेंट। अब हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा है विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता बताओ, मास परसेंटेज, क्योंकि ग्राम दिया है यहाँ पर। अगर यह दिया होता मिलीलीटर तो अपन आयतन प्रतिशतता बताए। अब इसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा? तो आपको तुरंत मैंने दोनों फार्मूले बताया, उसमें से ये वाला समझ में जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बोल दो, या फिर द्रव्यमान को हम भार बोलते हैं, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, मास कहते हैं इसे। विलेय का भार बटे, नीचे विलायक मत लिखना, विलियन का भार इंटू 100। अब आप देखिए विलेय का भार कितना है, यहाँ भी आप गलती करते हो, यहाँ लिख देते हो 10/40। तो आपको यहाँ पर 40 नहीं लिखना है, यहाँ पर 40 + 10 50। क्यों ऐसा क्यों किया, ये भी क्लियर करो। ये क्या है? सॉल्वेंट विलायक, और ये है सॉल्यूट विलेय, और यहाँ दे रखा सॉल्यूशन विलियन। तो विलेय और विलायक दोनों को मिलने के बाद बनता है विलियन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ दोनों को प्लस करके लिखना। अब ये आप कर ही देंगे, कितना आ गया आंसर? 20%। तो परसेंटेज के न्यूमेरिकल सिंपल है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। बस इसमें जो प्रिकॉशन है, सावधानी, वो आपको क्या रखना है, जल्दी जल्दी में आप लोग ऊपर 10 लिख के और अपॉन में लिख देते हो 40 × 100, तो 25 आ जाएगा आंसर। वो आपका रॉन्ग आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना, दोनों को प्लस करके हमें लिखना है। अगर ग्राम नहीं दिया होता, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यह दिया होता मिलीलीटर, तो ये सेम में वही रहेगा, बस यह फार्मूला चेंज हो जाएगा। विलेय का भार की जगह क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन। तो ये परसेंटेज अपना कंप्लीट होता है। थर्ड, इसमें जो टॉपिक आज के वीडियो में अपना रहेगा, पहला आपने देखा मोल फ्रैक्शन, सेकंड हमने देखा परसेंटेज, थर्ड आप देखिए स्ट्रेंथ या शक्ति। शक्ति को हम लोग सांद्रता भी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में स्ट्रेंथ कहते हैं। अच्छा देखिए, आपने फिजिक्स में भी देखी शक्ति, पावर देखा वहां पर। यह पावर ना देख के हम क्या देखेंगे? स्ट्रेंथ। तो फिजिक्स में आप शक्ति बोलते हैं कार्य करने की क्षमता, लेकिन यहाँ पर वो शक्ति नहीं है। ये शक्ति किसे कहेंगे? स्ट्रेंथ किसे कहेंगे? तो स्ट्रेंथ का यहाँ मीनिंग क्या है? विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, 1 लीटर में विलेय की जो मात्रा घुली होगी उसको आप बोलेंगे उसकी शक्ति। जैसे कहीं पर लिखा 10 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में कितना नमक घुला है? 10 ग्राम। तो शक्ति आपको समझ में आ रही? पहले क्या बोल रहा था मैं? 100 भागों में जो विलेय की मात्रा होगी,
वो होगी परसेंटेज, प्रतिशतता, 100 भागों में अगर है तो। लेकिन अब क्या बोल रहा है, 1000 भाग बोलना पड़ेगा। 1 लीटर बोल दिया, 1 लीटर में जितना सॉल्यूट विलय घुला होगा वो हो जाएगी उसकी शक्ति। कैसे, इसे अगर अपन समझे, अच्छा शक्ति की इकाई क्या है ये मत भूलना, तो इसकी इकाई हमेशा रहेगी ग्राम प्रति लीटर। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, 5 ग्राम NaOH अपन बार बार ले रहे हैं, और कुछ ले लिया, लो कुछ भी घोल लिया मैंने, कपड़े धोने का सोडा घोल लिया, सोडियम कार्बोनेट का कितना बना लिया, 250 मिलीलीटर विलियन। सोडियम कार्बोनेट उल्टा लिखे तो और जल्दी समझ में जाएगी, सोडियम कार्बोनेट का 250 मिलीलीटर विलियन है, और इसमें 5 ग्राम क्या घुला है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का विलियन कितना है, 250 मिलीलीटर, भूल मत जाना ये क्या है, विलियन, और इसमें घुला क्या है, 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला है। अब आपको इसकी शक्ति बताना है। पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन आपको अभी क्लियर नहीं हुआ। टोटल विलियन कितना है, 250 मिलीलीटर, और उसी में 5 ग्राम क्या घुला है, सोडियम कार्बोनेट। आपको ये बताना इसकी शक्ति कितनी है। तो पहले आप ये क्लियर करो कि 5 ग्राम तो क्या होगा यहाँ पर, विलय। अब विलायक कितना बचेगा ये नहीं भूलना, विलायक हमारे पास रहेगा 495, क्योंकि टोटल कितना है 500, लेकिन यहाँ 250 है, तो 250 में से अगर हम 5 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 245। ये चीज क्लियर अभी भी अगर नहीं हो पा रही हो तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। टोटल विलियन हमारे पास कितना है, 250, और मैं कह रहा हूँ 250 में घुला कितना है, पहले से ही 5 ग्राम। तो 5 ग्राम मान लो उसमें नमक है, शक्कर है, सोडियम कार्बोनेट है, तो पानी कितना होगा, 5 माइनस कर देंगे उसमें से। तो अब इसकी शक्ति हमें बताना है। तो आप देखिए 250 मिलीलीटर में सपोज करिए कितना है, 5, तो आंसर 5 नहीं होगा, आंसर क्या बोलना पड़ेगा, 20 ग्राम पर लीटर, ये आंसर होगा। अब ये कहां से लिख दिया मैंने डायरेक्ट, तो आप ये समझ रहे हैं कि 250 में जब 5 है और आंसर किस में देना, लीटर में, तो 500 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 250 फिर 250 4 बार करना है, तो 250 4 जा 1 लीटर, और 5 4 जा 20, 20 ग्राम पर। आंसर हमेशा लीटर में आएगा इसका। अगर आपको अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है तो एक सेकंड एग्जांपल और देखिए। 500 मिलीलीटर मेरे पास नमक का विलियन है, ये नमक का विलियन, टोटल कितना मिलीलीटर है, 500। अब इसमें नमक कितना घुला है, तो ये रटो मत, वो जो बुक में दे, मान लो 2 ग्राम नमक घुला है, घुलने ये नमक घुला। आपको बताना इसकी शक्ति कितनी है। अब ध्यान से देखें, 500 मिलीलीटर नमक के विलियन में नमक कितना घुला है, 2 ग्राम, मतलब विलय है 2, तो विलायक कितना हो जाएगा, 498, टोटल मिलके है ये 500। अब 500 में घुला है 2 मिलीलीटर, हमें आंसर किस में देना, ग्राम प्रति लीटर। तो बताइए 1 लीटर में कितना घुल जाएगा, 4, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 4 ग्राम प्रति लीटर। शक्ति थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी आपको। यदि सीधा दे देते, 1 लीटर में 1 लीटर विलियन है कोई सा भी, और उसमें 10 ग्राम शक्कर घोली है, शक्कर का विलियन कितना है, 1 लीटर, 10 ग्राम शक्कर घोली है, तो डायरेक्ट हम बोल देते 10 ग्राम प्रति लीटर। लीटर में अगर है तो फिर कुछ मत करो, लेकिन मिलीलीटर में अगर है तो आपको किस में बदलना पड़ेगा, लीटर में, ये विशेष ध्यान रखना। अब मिलीलीटर लीटर में हम खुश हो गए कि अगर लीटर है तो फिर ऐसा कैसे लिख देते, तो आपको खुश नहीं होना। देखिए और अंदर चले थोड़ा सा, 5 लीटर विलियन में 5 लीटर किसका विलियन है, चलो कुछ मान लो शक्कर का विलियन है, चाशनी बना ली मैंने, 5 लीटर शक्कर के विलियन में मैंने शक्कर घोल रखी है 50 ग्राम, 50 ग्राम शक्कर घोल दी।
5 लीटर शक्कर का विलयन था और शक्कर घुली है उसमें 50 ग्राम। अब आपको बताना इसकी शक्ति कितनी है। तो 5 लीटर में 50 ग्राम घुली है, लेकिन हमें आंसर किस में देना है, 1 लीटर में, ग्राम पर लीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 ग्राम प्रति लीटर। क्योंकि 5 लीटर में 50 घुली है तो 1 लीटर में तो 10 ही होगी ना, 10 पंच 50, 1 पंच 5। इस तरह से आप बिना फार्मूले से आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, मेरे को उम्मीद है। प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये हो गई अपनी शक्ति, प्रतिशतता। एक चीज और यहाँ पर आपको देखना है जिसका नाम है पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम पर भी कभी कभार न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं आपसे। तो पीपीएम का फुल फॉर्म याद रखिए, पार्ट पर मिलियन। अब मिलियन का मतलब आप सब जानते हैं, मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन का लिखा हो तो आप समझ जाएंगे 10 लाख। पार्ट पर मिलियन। अब इसकी डेफिनेशन हम देखें। तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं आपके लिए। 1 मिलियन, 1 मिलियन में बता चुका हूं, मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख। 1 मिलियन क्या है, विलियन है हमारे पास। इधर मिलियन लिखा मैंने, यहाँ सॉल्यूशन लिखा, भूल मत जाना। 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को आप क्या बोलेंगे, पीपीएम। 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलेय, भूल मत जाना, विलेय की अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन सॉल्यूशन। 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या बोलेंगे, पीपीएम में सांद्रता। यदि इस पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं तो आप कैसे करेंगे, सवाल आए तो कैसे करें, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला तैयार करना है इसका। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा, देखिए, पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा इंटू 10⁻⁶। यहाँ 1 मिलियन लिखना, जैसे अपन परसेंटेज में 100 लिख रहे थे, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 10 लाख। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट अलग होता है, यहाँ लिखा मैंने सॉल्यूशन, विलियन। अब एक न्यूमेरिकल आ गया आपसे, कैसा न्यूमेरिकल, जैसे मैं आपको एक करके बता रहा हूँ, 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये एक दो बुक जो एनसीईआरटी वगैरह उसमें दे रखा था, न्यूमेरिकल जनरली में करा था। अच्छा, रटना मत कि यही आया है, कुछ भी लिख दे, वैल्यू बदल दे, कुछ ऑक्सीजन की जगह कोई सी गैस दूसरी लिख दे, पर पानी में आप देखते हैं जनरली ऑक्सीजन ही बनती है। तो 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन प्रति लीटर समुद्री जल में घुली है, प्रति लीटर समुद्री जल में घुली है। तो पीपीएम में आपको सांद्रता बताना, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ पीपीएम। क्वेश्चन फिर से देखना, समुद्र में ऑक्सीजन डिजोल्व है, देखिए वो जो समुद्री जल है, पर 1 लीटर समुद्री जल में लगभग उन्होंने क्या बोल दी कि 5.8 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है प्रति लीटर में। तो पीपीएम में हमें कंसंट्रेशन कैसे बताएं, तो फार्मूला आपके सामने, सूत्र लिख लेंगे, विलेय की मात्रा उन्होंने हमें दे रखी है। तो यहाँ क्या लिखा अपन ने, 5.8 इंटू 10⁻³ अब प्रति लीटर मतलब क्या हुआ, 1 लीटर। अरे पर लीटर, 1 लीटर में इतनी ऑक्सीजन घुली है, प्रति लीटर का यही मतलब हुआ। तो 1 लीटर नहीं लिखना मेरे को, क्या लिखना, 1000 मिलीलीटर। अब यह क्या लिख दिया मैंने, जो फार्मूले में पहले से ही है 10 की घात। अब इसे हल करेंगे आप तो कैसे हो जाएगा, 5.8, इसको अगर अपन ऐसे भी लिख सकते थे 1000 को, और अगर इसको मैं नीचे लाऊं तो 3 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
इस तरह से ये तो कैंसिल होगा, अपना क्या बचेगा 5.8 ppm। तो इस तरह से इस पर न्यूमेरिकल बन जाते हैं, जिसका नाम क्या है, पार्ट पर मिलियन। जनरली क्या चेक करते हैं इससे, प्रदूषण, पॉल्यूशन वगैरह चेक करते हैं कि इतना ppm का CO2 की मात्रा इतनी हो गई। आजकल आपको मालूम है कोरोना में CO2 कम हो गई और O2 बढ़ गई है, तो मजे आ रहे लोगों को, लेकिन O2 बढ़ तो गई लेकिन O2 को हम ले नहीं पा रहे क्योंकि मुंह से मास्क बंद हुए। अब मजबूरी हो गई, पहले हम लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, अब ऑक्सीजन बहुत सारी हो गई वायुमंडल में, लेकिन हम ले नहीं पा रहे क्योंकि मुंह से हमने क्या लगा रखा है, मास्क लगा रखा है। तो ये तो फालतू बात हुई अपनी। और थोड़ी सी एक काम की बात और देख लें इसमें, यदि परासरण दाब से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ ले, शॉर्ट में बताऊंगा ये मैं आपको एनसीईआरटी, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर परासरण दाब से रिलेटेड कोई सा भी न्यूमेरिकल आए जिसमें तुरंत फार्मूला पुटअप करना, पाई इक्वल्स टू WB इंटू R इंटू T बाय MB इंटू V। चूंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा, आपका PAT भी अब आप सबको मालूम है CPAT हो गई एनसीईआरटी सिलेबस है, तो ये वाला अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो फिर आप कैसे करें। एक मैं इसमें भी आपको न्यूमेरिकल करके बता रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं आपको 5% ग्लूकोज है। देखिए ग्लूकोज 5% ग्लूकोज का परासरण दाब आपको ज्ञात करना, इतना सा न्यूमेरिकल बना। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज का जो विलियन है 5% ग्लूकोज के विलियन में हमें क्या करना है, परासरण दाब ज्ञात करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर के। अब देखिए यहाँ कितनी सी चीज दे रखी, 5%, बस कुछ नहीं दे रखा हो। लेकिन जब ये न्यूमेरिकल देंगे तो टेम्परेचर और बड़ा देखिए, डराने के लिए यहाँ लिख दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। दो चीजें हमारे न्यूमेरिकल में मिली हमें, 27 जो टेम्परेचर है वो कितना, 27 डिग्री ताप पर 5% ग्लूकोज के विलियन का परासरण दाब ज्ञात करो, ये हमारा प्रश्न है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब यहाँ तो दो चीजें दिख रही है आपको, जब भी परासरण दाब से रिलेटेड कोई सा भी न्यूमेरिकल आपको करना हो तो दो चीजें बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर। एक तो T याद रखना है, टेम्परेचर हमेशा किसमें रहेगा, केल्विन में। ताप जो है, ताप को हमेशा किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन। और वॉल्यूम है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर। ये दो इसमें जो खास बातें हैं वो आपको पहले याद रखना। अब देखिए WB की जगह वैल्यू पुटअप करूं मैं, तो यहाँ दे रखी इन्होंने 5, अपन ने 5 लिख दी। R की वैल्यू हमेशा दी रहेगी, और नहीं दे तो R की वैल्यू भी आपको याद रख के जाना पड़े, 0.0821। R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है, मान है वो फिक्स होता है। कितना होता है, 0.0821। वैसे ये न्यूमेरिकल आते हैं तो ब्रैकेट में दिया रहता है। आजकल जो आप नीट वगैरह या IEEE के जो पुराने पेपर देखते हैं उसमें R की वैल्यू हमेशा दी हुई है, तो इसको घबराना नहीं, ये वहां आपको देंगे। R की वैल्यू मैंने लिख दी 0.0821। अब T ध्यान देना है, T कितना दे रखा है, 27 डिग्री। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 नहीं लिखना है, डिग्री सेंटीग्रेड को हमें किस में बदलना है, केल्विन में। और जब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो आपको मालूम है 273 और जोड़ देते हैं। जब 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। आंसर अगर देते 20 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, तो डिग्री जितना भी हो उसमें 273 जोड़ दो। 273 में जो जोड़ दिए बन गया केल, यहाँ क्या लिख दिया अपन ने, केल्विन। अब किसकी बात चल रही, ग्लूकोज। ग्लूकोज अब MB का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणुभार, तो ये अपन को पहले से रटा हुआ है 180 होता है। अब आयतन, अब यहाँ भी समस्या, ऐसा कहीं नहीं दिया 1 लीटर 2 लीटर क्या दे रखा, लेकिन ये है आयतन। परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है सबको मालूम है, 100। अब इसको मेरे को लीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो कितना लीटर होगा यार, 0.1 लीटर। परसेंटेज को लीटर में कैसे कन्वर्ट किया, 100 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पर आपको लीटर लिखना है, 0.1 लीटर। तो अब ऐसे सुन लो,
या 5%, 20%, 80%, कुछ भी दिया, परसेंटेज दिया, मतलब आपको भी की जाए क्या लिखना, 0.1। और अगर ऐसे दे देते कि 3 लीटर में घुला है, 2 लीटर में घुला, तो फिर डायरेक्ट आप लीटर रख दो। ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या बताया मैंने आपको, एक्स्ट्रा बताया पीएटी से, लेकिन आजकल पीएटी में आ सकता है परासरण दाब या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो ये भी आप इजीली मेरे हिसाब से कर सकते हैं। कितनी बातें याद रखना है इसमें आपको, एक तो टेम्परेचर याद रखना है, और दूसरा आपको क्या याद रखना है, आयतन। ताप हमें, टेम्परेचर इन केल्विन, ताप हमेशा केल्विन में रहेगा, वॉल्यूम इन लीटर, और आयतन हमेशा रहेगा लीटर। तो मेरे को उम्मीद है कि ये वाले न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आए होंगे, लेकिन 2 चीजें आपको याद होगी तब। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मेरे को आशा है कि आपको ये 4-5 चीजें जो मैंने आज को बताई वो क्लियर हुई होगी। ठीक है, नमस्कार।